Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होंगे आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी 2025 के लिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम की, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ ईएमटी की प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, जो कि 10 मिनट कंसेप्ट नाम से है, जिसमें मैंने 10 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं अभी आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए, ये आपकी आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी एग्जाम की, तो उसके लिए आप मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, तो आज का जो मैकेनिक्स का लेक्चर है, इसमें हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे जो इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, उसके अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो स्लिप की कंडीशन होती है जिसको रोलिंग मोशन कहते हैं, तो उसके जो पहले तो फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स से, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, प्रेसिजनल टॉप से, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है ना, जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं, उनका जो वेक्टर सम है वो कितना होता है? जीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहे होते हैं, उनका वेक्टर सम क्या होता है? जीरो होता है। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम F इक्वल्स टू क्या हो जाता है? जीरो। और हमें ये पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। जो सेकंड लॉ ऑफ जो न्यूटन्स लॉ भी है, तो F इक्वल्स टू dp अपॉन dt जीरो हो गया, तो यहाँ से P कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। इसी तरह से यदि किसी बॉडी के ऊपर लग रहा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, उनका जो समेशन है वो जीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन और बनती है जिसको कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यदि एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है पर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो या फिर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। और यदि इन दोनों के ही अंदर इक्विलिब्रियम है, मतलब उसके ऊपर लग रहे जो लीनियर फोर्सेस का सम है वो भी जीरो हो और जो टॉर्क है उनका सम भी जीरो हो, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या? बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो डीएल अपॉन डी टी, जब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसको हम कहते हैं जो एल है, एल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां पर जीरो होगा। देखो जो लीनियर मोमेंटम है उसके लिए लिखा जाता है डीपी अपॉन डी टी। तो यहां से तो पी इक्वल्स टू बनता है कांस्टेंट, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात होती है तो टाउ इक्वल्स टू होता है डीएल या डीजे अपॉन डीटी, और ये जीरो हो जाता है। तो यहां से बनता है एल कांस्टेंट। एल को हम क्या नाम देते हैं? एंगुलर मोमेंटम।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट कौन होता है? एंगुलर मोमेंटम, जबकि जो लीनियर का केस है उसमें जो कांस्टेंट कौन होता है? वो होता है लीनियर मोमेंट। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जहां पर की जो वेट बॉडी का जो वेट है और टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क है जो बॉडी का, वो जीरो। पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, जहां पर बॉडी का वेट जो है वो एक्ट करे और टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ग्रेविटी की वजह से लगने वाला जो टॉर्क है वो कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर आपको एक लीवर दिखाया गया, ये लीवर, ठीक है। इस लीवर में कोई पॉइंट है O, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F2। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है D1, और ये जो डिस्टेंस है ये है D2। और यहाँ पर ये जिस फलक्रम के ऊपर रखे हुए हैं, जिस सपोर्ट के ऊपर रखे हुए हैं, वहां से रिएक्शन आ रहा है। सबसे पहले तो यार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लगाते हैं कि जितने भी वर्टिकल फोर्स है उनका सम हमने कितना कर दिया? जीरो कर। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो ऑटोमेटिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी? F1 प्लस F2 माइनस n इक्वल्स टू जीरो। तो n की वैल्यू बन जाएगी F1 प्लस। और अब एक पॉइंट के बाद टॉर्क ले लो। टॉर्क का मतलब हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1। और अगर ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया तो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2। F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2। और F1 जो है उसको हम कहेंगे लोड आर्म, मतलब जहां पर लोड लगा हुआ है, और F लोड कहेंगे, और D1 को हम कहेंगे लोड आर्म। F2 मतलब जो एफर्ट लगा रहे हैं उसको उठाने के लिए, वो एफर्ट हो गया F2, और D2 हो गया एफर्ट। तो यहाँ से एक रेशियो निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। लीवर के केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड जितना आप उठा रहे हैं अपॉन एफर्ट जो आप लगा रहे हैं। तो लोड को हम यहाँ किससे लिख रहे हैं? F1 से। और एफर्ट को यहाँ किससे लिख रहे हैं? F2 से। तो F1 अपॉन F2 का जो रेशियो है उसको हम कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। इस फॉर्मूला से F1 अपॉन F2 जो है वो किसके बराबर बन रहा है? D2 अपॉन D1, है ना। तो इसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो यदि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम एक हैवी लोड को भी स्मॉल एफर्ट से उठा सकते हैं। यदि मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है तो एक भारी से भारी लोड को भी हम स्मॉल एफर्ट से उठा सकते हैं। आप देख रहे हो कि एडवांटेज ज्यादा होगा, एफर्ट की वैल्यू कम होगी। एफर्ट की वैल्यू बढ़ाओगे तो एडवांटेज क्या होगा? कम होगा। एडवांटेज आपको ज्यादा रखना है तो एफर्ट कम लगाओ, भारी से भारी लोड को भी आप इजीली उठा सकते हो। और आपने देखा भी होगा लीवर से काफी चीजों को उठाते हो। ठीक है, तो ये तो होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसको कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आपको कुछ जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फिगर्स होते हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके डायमीटर के अबाउट, मतलब एक तो ये ऐसे रखी है, तो ये तो हो गया सीधा निकल गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। डायमीटर के अबाउट मतलब कि ये ऐसे रखिए और ऐसे इस एक्सिस के अबाउट जो है ये हो गया ID। डायमीटर के अबाउट ये भी डायमीटर हो गया, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट वो कितना होता है? mr स्क्वायर। टेंजेंट और इसके प्लेन में ही टेंजेंट है तो वो कितना होगा? 3/2 mr स्क्वायर, मतलब ऐसे, या इसके अबाउट ये वाला केस। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 3/2 होगा। और अगर ये केस हो, ये ऐसे जा रहा है एक्सिस और ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के लिए निकालोगे तो कितना निकलेगा? 2 mr स्क्वायर। इसी तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए हमें अगर निकालना है तो उसके लिए सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस के अबाउट और परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसके लिए होता है हाफ mr स्क्वायर। डायमीटर के लिए होता है हाफ 1/4 mr स्क्वायर। टेंजेंट एंड इट्स ऑन प्लेन के लिए होता है 5/4 mr स्क्वायर। और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन प्लेन उसके लिए होता है 3/2 mr स्क्वायर। अभी आपको याद करने पड़ेंगे ना। फिर नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर के लिए उसके डायमीटर के अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर। टेंजेंट के लिए होता है 7/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर के लिए डायमीटर के लिए होता है 2/3 mr स्क्वायर और टेंजेंट के लिए होता है 5/3 mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर और लेंथ, जिसकी लेंथ हो L और रेडियस R हो और मास M, खुद के एक्सिस के अबाउट मतलब सिलेंडर ऐसे रखा है तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आता है? हाफ mr स्क्वायर। और अगर आपको ऐसे निकालना है, ये सिलेंडर अगर मैं ऐसे रख दूं,
अब इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, इसके अबाउट, तो फिर ये आता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर बाय 4। अगर ऐसे रख दूं, ये रख दिया ऐसे, तो इसके लिए आता है एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर बाय 4। कुल मिलाकर यहाँ क्या हो रहा है, डिस्क और जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइंड हो रहा है। रॉड जो है यूनिफॉर्म रॉड जो होती है, यूनिफॉर्म रॉड, उसके सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाय 12 रॉड के लिए। और जो एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल, उसके एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलता है वो निकलता है एम एल स्क्वायर बाय 3। वो दोनों यहाँ पर कंबाइंड किए। इसी तरह से अगर अब सिलेंडर होलो है तो होलो के केस में जो डिस्क है, डिस्क की जगह क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, बाकी कहानी सेम रहेगी ना। होलो सिलेंडर के केस में डिस्क की जगह क्या आ जाएगी, रिंग, बाकी कहानी सेम रहेगी। थिन रॉड का मैंने आपको बता ही दिया। रेक्टेंगुलर लेमिना के जिसकी लेंथ है एल और जो उसकी चौड़ाई है वो बी है, तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कौन से एक्सिस के अबाउट, थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ऐसे रखा है ना। लेंथ इसकी हो गई एल और विड्थ हो गई इसकी बी, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये तो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद रोलिंग मोशन की बात करते हैं। रोलिंग मोशन में इतनी ज्यादा चीजें तो नहीं पढ़नी है तुम्हें, मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ इसके। एक चीज आती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन होता है हाफ है आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल है। तो आई स्टैंडर्ड केस में आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, जब के होते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, और ओमेगा बराबर हो गया वी सी एम इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। ओमेगा की वैल्यू हो गई वी सी एम अपॉन आर, वी सी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम, सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। तो यहां से ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गई रोलिंग मोशन, कितनी बन गई, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोशन ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, तो इसमें 3-4 चीजें निकलवाई जाती है आपसे। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, जी साइन थीटा अनबैलेंस फोर्स अपॉन 1 प्लस आई अपॉन ये लिखा हुआ है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। एम आई की जगह आप लिख सकते हो के आर स्क्वायर ना, आई की जगह आप लिख सकते हो के आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस एम के स्क्वायर, सॉरी एम के स्क्वायर, और ये बन जाता है एम आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ बनता है म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई, नीचे वाले को उल्टा कर दिया, एम आर स्क्वायर अपॉन। यदि म्यू की वैल्यू 0 है तो बॉडी जो है वो स्लिप करेगी डाउनवर्ड्स और केवल उसमें ट्रांसलेशन मोशन होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा, यानी कि नीचे वाली आई अपॉन एम आर स्क्वायर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि म्यू की वैल्यू म्यू मिनिमम, ये मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, गिवन जो वैल्यू म्यू की है मिनिमम म्यू से ज्यादा है, बॉडी रोल डाउन करेगी विदाउट स्लिपिंग, मतलब विदाउट स्लिपिंग के वो नीचे आएगी, वो रोल करेगी। और उस केस में रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन दोनों होंगे, तो उस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स जो लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो एक्सेलरेशन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकाला था। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या होता है, म्यू आर, है ना, म्यू इंटू आर। ये किसकी वैल्यू होती है, एक मिनट, म्यू आर। तो म्यू की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है, म्यू की वैल्यू कहाँ गई, ये रही। म्यू की वैल्यू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई, है ना। तो ये वैल्यू को अगर रख के हम निकाले तो फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है फ्रिक्शन फोर्स का, एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन। यदि जो म्यू है वो लेस देन म्यू मिनिमम है तो बॉडी विल रोल डाउनवर्ड विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, वो फॉरवर्ड स्लिपिंग के साथ नीचे आएगी और मैक्सिमम फ्रिक्शन उस केस में एक्ट करेगा। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दी जाती है जो मैंने आपको बताई, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और प्योर स्लाइडिंग का केस अगर हो जाए तो उस केस में हो जाता है जी साइन थीटा। वेलोसिटी जो बनेगी इस केस में वो बनती है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अगर प्योर स्लाइडिंग का केस है तो फिर जो नीचे वाला टर्म है उसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 0, तो फिर वेलोसिटी रह जाती है अंडर रूट 2gh।
कितनी रह जाती है, √2gh वेलोसिटी रह जाती है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखते हैं। फिर एक आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो किसके बराबर है, हाफ आई डॉट जे। जे का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, ये जे का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और जे बराबर है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ आई इंटू ओमेगा। जे आई ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां से एक रोटेशनल जो एनर्जी निकाले तो टोटल रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स ओमेगा वाई प्लस 2 y z ओमेगा वाई ओमेगा जेड प्लस 2 i x z ओमेगा एक्स और ओमेगा जेड। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक है, कोई बॉडी सिमेट्रिक है और हम मान लें कि केवल और केवल रोटेशन जो चल रहा है वो एक्स एक्सिस के अराउंड चल रहा है, तो उस केस में ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड जीरो हो जाएंगे। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो केवल केवल किसके अबाउट आएगी, वो एक्स एक्सिस के अबाउट आएगी। उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, आई एक्स एक्स आई ओमेगा एक्स स्क्वायर। यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी हैं आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई, ये जो है इनकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तीन एक्सिस रह जाते हैं, आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड। तो ये जो एक्सिस है तीनों, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू हो जाती है हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए आई एक्स आई वाई आई जेड ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। और आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो आई एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल लिया तो नेट रोटेशनल एनर्जी ये आ जाती है, जो कि आप पढ़ते भी हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यदि जे और आई को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो जे एक्स जे वाई जे जेड। आई जो है वो एक टेंसर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेंसर बनता है। इसमें 9 एलिमेंट है कुल में, जैसे मैट्रिक्स के बनाते हैं A11 A12, वैसे यहाँ बनेंगे आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई वाई आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड। इसी तरह से ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। सिमेट्रिकल बॉडी के लिए आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई जेड एक्स जेड जेड वाई ये सारे हो जाते हैं जीरो, यानी कि 6 एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, जो कि ऑफ डायगोनल है। केवल प्रिंसिपल एलिमेंट्स बच जाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर उसके बाद आइलर्स इक्वेशन हमसे पूछी जाती है। आइलर्स इक्वेशन रिलेशन बताती है किसमें, टॉर्क में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप टाउ एक्स लिख रहे हो तो ये लिखा जाता है आई एक्स एक्स डी ओमेगा एक्स, ये एक्स है, डी ओमेगा एक्स अपॉन डी टी, डी ओमेगा एक्स अपॉन डी टी माइनस आई वाई वाई, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, आई वाई वाई माइनस आई जेड जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड। यदि आप निकाल रहे हो टाउ वाई तो टाउ वाई की वैल्यू आई वाई वाई डी ओमेगा वाई अपॉन डी टी माइनस आई जेड जेड माइनस आई एक्स एक्स ओमेगा जेड ओमेगा एक्स। यदि आप वैल्यू निकाल रहे हो टाउ जेड की तो टाउ जेड आई जेड जेड डी ओमेगा जेड अपॉन डी टी माइनस आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ पर भी वाई जेड है, यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ पर भी जेड एक्स है, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ पर भी एक्स वाई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, प्रिसीजन ऑफ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के लिए, यानी कि वो लट्टू होता है जिसमें हम खेलते भी थे बचपन में, ऐसे धागा बांध के और उसको घुमाते हैं, तो उसकी प्रिसीजनल वेलोसिटी निकाली जाती है, उसकी वैल्यू लिखी जाती है ओमेगा पी इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। ये बराबर होती है टॉर्क अपॉन जो ये कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम, टाउ अपॉन जे साइन थीटा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ओमेगा पी की वैल्यू आती है एम जी आर अपॉन जे। तो यहाँ से आप साफ देख रहे हैं कि जो प्रिसीजनल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है एंगुलर मोमेंटम पर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर, आर का मतलब है रेडियस ऑफ रोटेशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किए जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें बोला गया है कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग लीनियर मोमेंटम p at position r relative to origin o. Let L be the angular momentum of the particle with respect to the origin. Which of the following equation correctly relates R, P and L? में से कौन सी इक्वेशन R, P, L को करेक्टली रिलेट करेगी? देखो भाई, तो डी एल अपॉन डी टी, एल बराबर होता है क्या, आर क्रॉस पी। आर मतलब होता है पोजीशन वेक्टर और पी का मतलब होता है मोमेंटम वेक्टर।
तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो ये लिखा जाएगा dr अपॉन dt इंटू पी, प्लस ये लिखा जाएगा dp अपॉन dt इंटू r। dr अपॉन dt देगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू mv है ना, लीनियर मोमेंटम mv तो हुआ, v क्रॉस v क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 0, तो ये बनेगा dl अपॉन dt इक्वल्स टू ये बन जाएगा r क्रॉस dp अपॉन dt। ये मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, इसको आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना, यहां से बनेगा dl अपॉन dt माइनस कर लो इसको r क्रॉस dp अपॉन dt इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A rigid body is said to be in partial equilibrium। मैंने आपको बताया भी था पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब वो अगर वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल में नहीं है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशन में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो कि दोनों ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। कपल प्रोड्यूसेस, एक कपल का मतलब होता है दो फोर्स एक ऐसे फोर्स लग रहा है, एंटी पैरेलल फोर्स लग रहा है, ये एंटी पैरेलल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जो इनके बीच की कोई डिस्टेंस है बी है, तो ये मिलकर क्या बना देगा, कपल बनाएगा, मतलब किसी भी बॉडी को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेंगे, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन बना देते हैं कपल। जबकि इसमें जो लीनियर फोर्स है, फोर्स की जो लीनियर वैल्यू है, अलजेब्रिक समेशन ऑफ एफ एक्स, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाउ 0 नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे, घुमाएंगे चीज, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, प्योर रोटेशनल मोशन। एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जैसे हम लीनियर मोशन में बात करते हैं, लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में जो m है वो होता है इनर्शिया, इनर्शिया का काम करता है। इसी तरह से जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि I, है ना। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे आप लिखते हैं F बराबर ma, यहाँ लिखते हैं हम टाउ इक्वल्स टू IL। ए वहां पर होता है लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर ए अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर m होता है इनर्शिया, और यहाँ पर इनर्शिया का काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लिखते हैं I से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, डिपेंड करता है शेप और साइज क्या है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। Which of the following has the highest moment of inertia when each of them has the same mass and same radius? तो रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2, इसका उसके डायमीटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 4, होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr स्क्वायर अबाउट इट्स डायमीटर, और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे जो हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसका आएगा, वो होलो स्फीयर का आएगा, वो कंपेयर कर लो आप, तो होलो स्फीयर का सबसे ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A solid cylinder of mass m and radius r rotate about its axis with angular speed omega, its rotational kinetic energy। तो I ke रोटेशनल बताना है हमें, ke r, ये किसके बराबर होती है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I की वैल्यू किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, उसके एक्सिस के, इस एक्सिस के अबाउट कितनी होती है, mr स्क्वायर बाई 2, तो हाफ ये कितना रखोगे, mr स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे, ओमेगा है तो ओमेगा ही रखा हुआ है, तो ये बन जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला गया है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट आर ऑफ साइड ए एंड बी, साइड ए एंड बी, एंड अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट एस, ये आर रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, ऑफ साइड सी हैव सेम मास, इन दोनों के जो मास है वो सेम है, mr ms बराबर है, और एरिया भी दोनों के बराबर है, यानी कि a क्रॉस b बराबर है किसके, सी स्क्वायर, ए गिवन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, IXR, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इसका रेक्टेंगुलर प्लेट का, और IXR निकाल, IXR आपको निकालना है, तो देखो एक्स एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है BDQ अपॉन 12। B का मतलब है विड्थ, और D का मतलब होता है लेंथ,
डी का मतलब होता है लेंथ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई एक्स जो रेक्टेंगल के लिखा जाता है वो लिखा जाता है बी डी क्यू अपॉन 12। डी का मतलब है चौड़ाई और डी का मतलब है गहराई, डेप्थ। और अगर आई वाई वाई लिखोगे तो ये हो जाएगा डी बी क्यू अपॉन 12, डी बी क्यू अपॉन 12। तो यहाँ पर विड्थ जो हो गई वो हो गई ए, तो ये ए, और ये हो गया बी, तो ए बी क्यू अपॉन 12 अपॉन आई एस। एस के केस में दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर क्या लिख, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा सी, तो ये बन जाएगा सी पावर 4 अपॉन 12, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये जो आई एक्स आर अपॉन आई एक्स एस है, इसका जो रेशो है वो किसके बराबर बन जाएगा, ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इंटू बी स्क्वायर, ऐसा तो बन रहा है। और नीचे क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, ए क्रॉस बी, और नीचे बन गया सी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट गया ए क्रॉस बी, तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या बन गया, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को वापस से क्या लिख दो, ए क्रॉस बी, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए क्रॉस बी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी कितनी, बी बाय ए, बी बाय ए। बी क्या है, उसकी लेंथ है, और ए क्या है, उसकी विड्थ है, जो कि साफ दिख रहा है कि इसका रेशो 1 से कम होगा, तो इसका मतलब ये सही है। इसी तरह आप आई वाई आर निकालो, आई आर में ये फॉर्मूला लिखोगे डी बी, तो यहाँ पर डी क्या हो गया है, डी हो गया है, डी का मतलब ये बी डेप्थ, ये होती है विड्थ और ये होती है डेप्थ। तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पर मैंने लिखा ए बी क्यूब, तो ये बन जाएगा बी ए क्यूब, बी ए क्यूब अपॉन 12, और नीचे तो सेम ही कहानी रहनी है, सी 4 अपॉन 12, तो ये बनेगा बी और ए, बी स्क्वायर ए बी इंटू ए और ए स्क्वायर, और नीचे ए बी और इंटू सी स्क्वायर, ए बी से भी कट गया, तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो आएगा ए बाय बी, और ए बाय बी जो है वो 1 से ज्यादा होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ये सही है, सी इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।